तो बात है 10 अप्रैल 1912 की। RMS टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लग्जरियस जहाज अपने जमाने का अपने पहले सफर पर निकलता है। ये जहाज साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जा रहा है और इसके अंदर हर तरह के लोग बैठे हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और एक्टर्स से लेकर इमिग्रेंट्स तक जो कि अमेरिका जा रहे हैं बेहतर जिंदगी की तलाश में। इस जहाज की कमांड संभाले हैं 62 साल के सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ। पैसेंजर्स में, पब्लिक में और मीडिया में बहुत एक्साइटमेंट है इस टाइटैनिक जहाज को लेकर। आखिर ना सिर्फ ये दुनिया की सबसे बड़ी शिप है 269 मीटर लेंथ में और 50 मीटर से भी ज्यादा ऊंची, बल्कि इसे बनाने में जो लग्जरी इस्तेमाल की गई है वो दिल दहला देने वाली है। उस जमाने में इस शिप को बनाने की कॉस्ट लगी थी 7.5 मिलियन यूएस डॉलर्स, जो कि इन्फ्लेशन को अकाउंट में लेके चलोगे तो आज के बनते हैं 400 मिलियन यूएस डॉलर्स। शिप के अंदर की फैसिलिटीज और डेकोरेशन 5 स्टार होटल को भी पीछे छोड़ देंगे। स्टेन्ड ग्लास की खिड़कियां, ऑर्नेट वुड पैनलिंग, 2 बड़े बड़े ग्रैंड स्टेयरकेसेस, एक हीटेड स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ, एक जिम, एक स्क्वॉश कोर्ट, 4 रेस्टोरेंट, 2 बार्बर की दुकानें और एक लाइब्रेरी भी। और तो और जिस तरह के सेफ्टी फीचर्स का इस्तेमाल किया गया था टाइटैनिक को बनाने में, इस जहाज को अनसिंकेबल माना जाता था। एक ऐसी शिप है जो कभी डूब ही नहीं सकती, यानी इतनी सेफ है ये। व्हाइट स्टार लाइन उस कंपनी का नाम था जिसने इस जहाज टाइटैनिक को बनाया था, और इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट इस बात को लेकर इतने कॉन्फिडेंट थे, उन्होंने पब्लिक के सामने आकर ओपनली कहा था कि ये जहाज अनसिंकेबल है। यानी अपने पहले सफर पर निकलने के सिर्फ 2 ही दिन बाद, यानी 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को अपनी पहली आइस वार्निंग मिल जाती। यानी जिस अटलांटिक ओशन पे तैरकर ये टाइटैनिक जहाज अमेरिका की तरफ बढ़ रहा है, वहाँ पे आइस मौजूद है, बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ मौजूद हैं, आइसबर्ग्स, जो कि खतरा है इस शिप के लिए। ये वार्निंग्स कुछ अनयूजुअल चीज नहीं है। समुद्र से गुजरने वाले जहाज अक्सर अपने आसपास वाले जहाजों को रेडियो के थ्रू कम्युनिकेट करके बताते हैं कि समुद्र के इस एरिया में बहुत सारा बर्फ मौजूद है, ध्यान से आगे बढ़ना। इन वार्निंग्स को रिसीव करने के बाद टाइटैनिक अपने कोर्स को 2 बार बदलती है, लेकिन अपनी स्पीड को कम नहीं करती। 21.5 नॉट्स, जो कि 40 किलोमीटर पर आवर के बराबर होता है, इतनी ही तेजी से जहाज आगे बढ़ता रहता है अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। 2 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 को 7 और ऐसी आइस वार्निंग्स दी जाती हैं, लेकिन कैप्टन स्मिथ और उनके क्रू मेंबर्स इन वार्निंग्स को टोटली इग्नोर कर देते हैं और टाइटैनिक की रफ्तार कम नहीं करते। आहिस्ता आहिस्ता सूरज ढल जाता है, रात हो जाती है, टेम्परेचर नीचे गिरता है। 14 अप्रैल की खास बात यह है कि 14 अप्रैल की रात को चांद बाहर नहीं आया था। बिना मून के मूनलाइट नहीं थी, जिसकी वजह से विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं थी। जहाज के ऊपर एक क्रूज नेस्ट होता है, एक छोटा सा प्लेटफॉर्म जो काफी हाइट पे होता है, लुकआउट पॉइंट कह सकते हो। यहाँ पर किसी को बैठा कर रखा जाता है हमेशा, ताकि सामने जहाज के क्या आ रहा है वो नजर रखते रहे। कहीं कोई ट्रैफिक नहीं, कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं आ रही है। तो जो बंदा यहाँ पे बैठा था उसे काफी ठंड का सामना करना पड़ता है। बहुत तेज रफ्तार से ठंडी हवाएं चल रही थी, ऊपर से रात का टाइम था और ठंडी हवाओं की वजह से आंखों से आंसू भी आने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आगे देखना और भी मुश्किल हो जाता है। रात के 11:39 फ्रेडरिक फ्लीट नाम का बंदा इस क्रूज नेस्ट में बैठा है। ये अचानक अपने सामने देखता है एक बड़ा सा बर्फ का पहाड़, एक आइसबर्ग आ गया है। जल्दी से 3 बार घंटी को बजाता है ताकि नीचे बैठे हुए लोग सुन सके। फोन उठाकर कॉल करता है ऑफिसर्स को ब्रिज पर, चिल्ला कर कहता है, सामने हमारे एक आइसबर्ग है, जल्दी से जहाज को मोड़ो। फर्स्ट ऑफिसर विलियम ब्रिज पर बैठे इस इंस्ट्रक्शन को सुनते हैं और इंजन रूम में पैगाम पहुंचाते हैं कि जहाज को लेफ्ट डायरेक्शन में मोड़ दो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत लेट हो चुका है। सिर्फ 1 मिनट बाद 11:40 जहाज जाकर इस आइसबर्ग से टकरा जाता है। The Titanic was a new breed of luxury liner. Titanic left port in Southampton, England. Among her passengers were many of the wealthy and influential. The band played the gayest tunes and American ragtime dances. The time was 11:40. The iceberg grazed the right side of the ship. And all of a sudden she lifted up quickly. Everything that was movable was going through her. I didn't think it was serious because I didn't think it was possible a big ship like that could sink. It sank very quickly. ये आइसबर्ग भी कुछ छोटा मोटा आइसबर्ग नहीं था। लेंथ में ये 200 बाई 400 फीट था, एक फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा, और हाइट में ये क्रूज नेस्ट तक आ रहा था। साइंटिस्ट का एस्टिमेट है कि इस आइसबर्ग का वजन 1.5 मिलियन टन था। आइसबर्ग का ये टकराव टाइटैनिक के जहाज के फ्रंट राइट साइड पे हुआ। स्पेसिफिकली कहा जाए तो ये बो के पास हुआ। अब बो कौन सा हिस्सा होता है जहाज का? फोटो में आप देख सकते हैं कि ये सामने का ये वाला एरिया होता है। बो के ऊपर जो एरिया होता है उसे स्टर्न कहते हैं, और उसके नीचे ये जो बाहर निकला हुआ पार्ट होता है इसे कील कहते हैं।
करीब 10 सेकंड तक आइसबर्ग के साथ ये जहाज सिरकता चला गया और एक बहुत बड़ा डेंट पड़ गया, जिसकी वजह से शिप की मेन बॉडी में कुछ छोटे छोटे होल्स भी आ। अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक बर्फ का टुकड़ा एक मेटल को कैसे काट सकता है। अब कहने को तो लकड़ी भी मेटल को नहीं काट सकती, लेकिन यही मेटल से बनी हुई गाड़ी अगर किसी दरख्त के साथ टकराए तो चकनाचूर हो जाए। तो सिमिलरली इस आइसबर्ग का वजन इतना था, ये इतना बड़ा था कि इसने टाइटैनिक जहाज को बुरे तरीके से नुकसान पहुंचाया। कोलिजन के कुछ ही सेकंड्स बाद कैप्टन स्मिथ और इस शिप के आर्किटेक्ट थॉमस हेनरी फौरन पहुंचे ये देखने के लिए कि इस जहाज को कितना डैमेज पहुंचा है इस इम्पैक्ट से। देखा तो ये रियलाइज किया कि ये जहाज तो डूब जाएगा। वो कम्प्लीटली शॉक हो गए इस चीज को देख के। इन्हें लगता था कि ये जहाज तो अनसिंकेबल है, ये डूब नहीं सकता। वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि इस जहाज को अनसिंकेबल माना जाता था क्योंकि इसके सेफ्टी फीचर्स कमाल के थे। मेन ऐसे सेफ्टी फीचर्स थे जिसकी वजह से इसको अनसिंकेबल माना जाता था। पहला, इस जहाज में डबल बॉटम हल था। हल जो होता है वो जहाज की मेन बॉडी को कहा जाता है। डबल बॉटम हल का मतलब है 2 लेयर्स लगी हैं यहाँ पर। अगर नीचे से एक लेयर टूट भी गई तो दूसरी लेयर बचा लेगी। और दूसरा, जो पूरी शिप की मेन बॉडी है, जो हल है, उसे 16 अलग अलग वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया है। 16 में से अगर 4 कंपार्टमेंट्स भी पानी के भर गए तो भी जहाज तैरता रहेगा, जहाज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आइसबर्ग से ये जो इम्पैक्ट हुआ था, ये एक्चुअली में शिप के साइड पे हुआ। वो जो डबल बॉटम हल था वो किसी काम का नहीं रहा। साइड में तो सिंगल लेयर ही लगी थी। और दूसरा, ये इम्पैक्ट इतना ज्यादा बड़ा था कि 16 में सिर्फ 6 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स ऑलरेडी ब्रीच हो चुके थे, उनमें पानी भर चुका था। लिमिट 4 तक की थी और 6 कंपार्टमेंट्स का पानी से भर जाने का मतलब ये था कि अब इस जहाज को नहीं बचाया जा सकता, यानी अनसिंकेबल जहाज भी अब डूब जाएगा। टकराने के 20 मिनट बाद रात के 12 बजे कैप्टन स्मिथ अपने क्रू मेंबर्स को ऑर्डर करते हैं कि एक डिस्ट्रेस कॉल भेजो रेडियो पे। जो आसपास के जहाज मौजूद होंगे वो शायद से हमारे सिग्नल्स को पकड़ ले और हमें बचाने आ जाए। सीनियर रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स इस कहानी के हीरो निकलते हैं। लगातार एक के बाद एक वो डिस्ट्रेस सिग्नल्स भेजते रहते हैं, कोई रिस्पांस नहीं आता, और भेजते हैं और भेजते हैं। कोई तो जहाज होगा आसपास जो सुन ले हमारे सिग्नल्स को। 20 मिनट बाद 12:20 AM RMS कार्पेथिया जहाज जो टाइटैनिक के पास मौजूद था, वो इस सिग्नल को पकड़ लेता है। रेडियो पर टाइटैनिक के ऑपरेटर से बात करता है और कहता है कि चलो जहाज को मोड़ा जाए टाइटैनिक की तरफ, हम उनको बचाएंगे। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी थी कि ये जहाज पास था लेकिन फिर भी 107 किलोमीटर दूर था। अगर ये अपनी टॉप स्पीड पर भी तैरकर टाइटैनिक की तरफ जाएगा तब भी इसे टाइटैनिक तक पहुंचने के लिए 3.5 घंटे का टाइम लग जाएगा। 3.5 घंटे में क्या टाइटैनिक का जहाज बचा रह सकता है? बाकी क्रू मेंबर्स फ्लेयर्स और रॉकेट चलाते हैं हवा में, इस उम्मीद में कि कोई आसपास शिप होगी तो वो ध्यान दे देगी हमारी तरफ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कार्पेथिया जहाज के अलावा किसी और जहाज से कोई रिस्पांस नहीं। इसी बीच में अब कैप्टन ऑर्डर दे देते हैं कि अब पैसेंजर्स को इवैक्यूएट किया जाए। शिप में मौजूद लाइफ बोट्स का इस्तेमाल करते हैं। प्रोटोकॉल के तहत औरतों और बच्चों को पहली प्रायोरिटी मिलेगी लाइफ बोट्स में बोट करने की। जहाज में बैठे पैसेंजर्स की बात की जाए तो उनको इतना डर नहीं लग रहा था। ज्यादातर पैसेंजर्स मानते थे कि टाइटैनिक एक अनसिंकेबल जहाज है, तो कोई फिक्र की बात ही नहीं है। क्योंकि जो कंपनी ने एड्स निकाली थी वो तो बार बार यही कही जा रही, तो हाँ हम टकरा गए होंगे किसी आइसबर्ग से, लेकिन जहाज नहीं डूबने वाला। इसी रीजन से जब पहली लाइफ बोट नीचे उतारी गई, उसमें 65 लोगों की कैपेसिटी थी, लेकिन सिर्फ 28 लोग ही उस लाइफ बोट में गए। आधी लाइफ बोट खाली नीचे उतरी, लेकिन टाइम के साथ साथ कंपार्टमेंट एक के बाद एक पानी से भरता गया। जहाज अब टिल्ट होने लगा। आहिस्ता आहिस्ता पैसेंजर्स ने रियलाइज करना शुरू किया कि ये जहाज अब डूब सकता है। तो जब लोगों को ये रियलाइजेशन हुई कि जहाज डूब सकता है तो एकदम क्योस मच गया। लोग पैनिकिंग सिचुएशन में इधर उधर भागने लगे। रात के 1 बजे तक पानी इतना ज्यादा भर चुका था जहाज के आगे वाले कंपार्टमेंट्स में कि जहाज के आगे वाला जो हिस्सा था, जो बोथ था शिप का, वो पानी के अंदर डूबने लगा, जिसकी वजह से पीछे वाला जो हिस्सा था टाइटैनिक का, वो पानी के बाहर आ गया। जो प्रोपेलर्स थे वो पानी के बाहर आ गए। जब जहाज में टिल्ट इतना ज्यादा हुआ तो एकदम हलचल मच गई और लोग एक दूसरे से लड़ने लगे लाइफ बोट में बैठने की। प्रॉब्लम ये थी कि लाइफ बोट्स की सख्त कमी थी जहाज पे। सिर्फ 20 लाइफ बोट्स रखी थी जहाज में, जिसमें सिर्फ 1200 के करीब लोग आ सकते थे और जहाज में टोटल 2200 लोग मौजूद थे। रात के 2:05 आखिरी लाइफ बोट टाइटैनिक से पानी में उतारी गई, लेकिन जहाज में अभी भी 1500 लोग मौजूद हैं। इस केओस के बीच कुछ लोगों ने अपनी जगह छीनने की कोशिश की थी इस लाइफ बोट में, लेकिन कुछ लोगों ने अपनी किस्मत को मान लिया था और वो जहाज में ही रुके रहे। The end, it was chaotic at the end. Everybody was crying, praying, trying to get into the few lifeboats that were left. No, it was pretty sad at the end.
आई विटनेस के तहत करीब 2:20 पर जहाज 2 टुकड़ों में टूट गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता पानी के अंदर डूब गया। 3 घंटे भी नहीं लगे इस कभी ना डूबने वाले जहाज को पानी के अंदर डूबने में। 1500 लोग जहाज पे मौजूद थे, वो या तो जहाज के साथ पानी में डूब गए या जिन लोगों को तैरना आता था वो हाइपोथर्मिया की वजह से मारे गए। पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस था और अगर इतनी ठंड में आप पानी में कूदोगे तो आपकी मौत हो जाएगी, यानी हाइपोथर्मिया की वजह से आपकी मौत हो जाएगी। टाइटैनिक जहाज के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ, कहा जाता है कि वो एंड तक अपने व्हील पर ही बने रहे थे, टाइटैनिक के साथ ही पानी में डूब गए। दूसरी तरफ कुछ लोगों का ये भी मानना है कि उन्होंने सुसाइड कर लिया था अपने ऊपर गोली चलाकर। RMS कारपेथिया जहाज जो कि निकला था टाइटैनिक के लोगों को बचाने के लिए, वो सुबह पहुंचा है 3:30-4 बजे के करीब। 1 घंटा लेट उन लोगों को बचाने के लिए जो जहाज पर मौजूद थे, लेकिन जो लाइफ बोट्स पर लोग निकल गए थे जहाज से, करीब 705 लोग थे, उन्हें ये जहाज सक्सेसफुली बचा लेता है। टाइटैनिक के डिजास्टर के बाद बहुत से सवाल उठे, कई कंट्रोवर्सीज हुई, कई इन्वेस्टिगेशंस कराई गई और कुछ ऐसी अनजान बातें सामने आई जिनको लेके लोग शॉक में रह गए। कैसा लगेगा आपको अगर मैं कहूँ कि उस रात एक और जहाज मौजूद था टाइटैनिक से सिर्फ 37 किलोमीटर दूर, जो टाइम पे पहुंच सकता था टाइटैनिक में मौजूद पैसेंजर्स को बचाने के लिए। ये बात सच है। उस जहाज का नाम था SS कैलिफोर्निया। टाइटैनिक के आइसबर्ग से टकराने से सिर्फ 1 घंटे पहले आखिरी मैसेज आइसबर्ग की वार्निंग का SS कैलिफोर्नियन की तरफ से ही आया था। उन्होंने कहा था संभल के आना क्योंकि बहुत सारे समंदर में आइसबर्ग्स हैं यहाँ पर। उसके बाद करीब 11:15 के रात के कैलिफोर्नियन जहाज में जो रेडियो ऑपरेटर था उसने अपना रेडियो ऑफ कर दिया था। कैलिफोर्नियन जहाज रात के लिए रुक गया था, वो समंदर में आगे नहीं चलना चाह रहा था, खतरे को देखते हुए, खतरे को समझते हुए जहाज को रात के लिए रोक रखा था, रेडियो टर्न्ड ऑफ था। यही वजह है कि इस तक कोई डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं पहुंच सका था। लेकिन ये जहाज एक्चुअली में टाइटैनिक के इतने करीब था कि जो पैसेंजर्स डेक पे मौजूद थे टाइटैनिक के, वो होराइजन पर इस कैलिफोर्नियन जहाज को देख सकते थे। टाइटैनिक में मौजूद ऑफिसर्स जब पैसेंजर्स को लाइफ बोट्स में बैठा रहे थे तो उनमें से एक ऑफिसर ने दूर देख के बोला भी था कि वो देखो एक दूर बोट खड़ी है, वो हमें कुछ देर तक बचा लेगी, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन ये कैलिफोर्नियन जहाज तब भी नहीं पहुंचा जब रॉकेट्स उड़ाए गए और फ्लेयर्स चलाई गई। रात के करीब 12 बजे के बाद रिपोर्ट किया जाता है कि जो कैलिफोर्नियन जहाज पे क्रू मेंबर्स मौजूद थे उन्होंने एक्चुअली में रॉकेट्स को देखा था टाइटैनिक से निकलते हुए। उन्होंने अपने कैप्टन स्टैनली लॉर्ड को भी इन्फॉर्म किया था, लेकिन जो कैप्टन लॉर्ड थे उस जहाज में, उन्होंने कहा ये कोई डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं है, बल्कि टाइटैनिक में अमीर लोग जाते हैं तो वो पार्टी कर रहे होंगे। अगर उस रात कैलिफोर्नियन जहाज के कैप्टन लॉर्ड ने उन रॉकेट्स और फ्लेयर्स को सीरियसली लिया होता तो टाइटैनिक में मौजूद कितने लोगों की जान बच जाती। अगले दिन सुबह जब ये रेडियो ऑन करते हैं तो इन्हें SOS कॉल्स मिलती हैं टाइटैनिक से। ये वहां पे पहुंचते हैं लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। उन्हें सिर्फ डेड बॉडीज पानी में फ्लोट करती हुई दिखती हैं। दोनों इंक्वायरीज जो की गई थी इस इन्वेस्टिगेशन में, वो कैलिफोर्नियन के कैप्टन स्टैनली लॉर्ड पे ब्लेम डालती हैं। लेकिन इतने बड़े डिजास्टर के पीछे सिर्फ एक बंदे को ब्लेम नहीं किया जा सकता, और भी लोगों की गलतियां थीं। लाइफ बोट्स वाला, जैसे मैंने बताया कि सफिशिएंट लाइफ बोट्स रखी ही नहीं गई थी, क्योंकि जिस कंपनी ने ये जहाज बनाया था उसको लगता था कि ये जहाज अनसिंकेबल है तो इसमें इतनी ज्यादा लाइफ बोट्स की जरूरत ही नहीं है। इसके अलावा दूसरी चीज के टाइटैनिक के जो कैप्टन थे उन्होंने सेफ्टी ड्रिल्स तक कंडक्ट नहीं करवाई थी। जिस रात को टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया उस रात को एक सेफ्टी ड्रिल होनी थी, लेकिन कैप्टन ने ये सोचकर सेफ्टी ड्रिल नहीं करवाई कि ये तो अनसिंकेबल जहाज। अगली बड़ी गलती थी स्टीयरिंग व्हील पे मौजूद स्टीयर्समैन रॉबर्ट हिचन्स की। उस रात जब ऊपर से पैगाम आया था कि सामने एक आइसबर्ग है तो डेक में मौजूद ऑफिसर्स ने इंस्ट्रक्शन दी थी कि जहाज को लेफ्ट की तरफ मोड़ दो, लेकिन पैनिक में आकर रॉबर्ट हिचन्स ने जहाज को राइट की तरफ मोड़ दिया, जो कि टाइटैनिक को आइसबर्ग के और करीब ले। जब तक उनको अपनी गलती रियलाइज हुई तब तक बहुत देर हो चुका था। ब्रिटिश इंक्वायरी ने यह भी पता लगाया कि इतनी वार्निंग्स दी जा रही थी टाइटैनिक को कि सामने आइसबर्ग है, आराम से चलो, ध्यान से चलो, लेकिन फिर भी टाइटैनिक तेजी से चली जा रहा था और अपनी स्पीड को कम नहीं कर रहा था। ऐसा क्यों था? क्यों कैप्टन ने टाइटैनिक की स्पीड को कम नहीं किया था? इसके पीछे बहुत सारी थ्योरीज बताई जाती। एक पॉपुलर थ्योरी सजेस्ट करती है कि जोसेफ रूस, जो कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर थे व्हाइट स्टार लैब्स के, वो कंपनी जिसने टाइटैनिक को बनाया था, उन्होंने कैप्टन स्मिथ को इन्फ्लुएंस किया कि शिप की रफ्तार कम नहीं होनी चाहिए, प्रेशर बनाए रखा। कंपनी की तरफ से यहाँ पे जबरदस्त प्रेशर था कि इस जहाज को अपनी पहली जर्नी को सिर्फ 6 दिन के अंदर ही कंप्लीट करना है ताकि एक रिकॉर्ड टूट सके, ताकि हम ये दिखा सके कि जहाज टाइटैनिक ना सिर्फ सबसे बड़ा, सबसे महंगा, बल्कि सबसे तेज जहाज भी है। एक ऐसा स्पेसिफिक इंसिडेंट हुआ था 14 अप्रैल को दोपहर 2 बजे जब कैप्टन स्मिथ आइस वार्निंग को देखा और फिर जाके जोसेफ को दिखाया कि देखो आइस वार्निंग है, इसीलिए हमें स्पीड कम कर लेनी चाहिए। लेकिन जोसेफ ने इस पेपर को लिया और अपनी पॉकेट में रख दिया ताकि लोगों को ना पता लगे, क्रू मेंबर्स को ना पता लगे। वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पे जहाज की स्पीड स्लो हो।
एक डिजास्टर ने इस इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। कई सारे न्यू रेगुलेशंस और स्टैंडर्ड सेट किए गए जिससे कि ऐसे डिजास्टर्स फ्यूचर में मत हों। 1914 में एक इंटरनेशनल आइस पेट्रोल को बनाया गया जिससे इन आने वाली शिप्स को हमेशा वार्न किया जा सके जो आइसबर्ग्स इनके पाथवे में आ रहे हैं। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी यानी SOLAS एक ट्रीटी साइन की गई जिसने नए स्टैंडर्ड सेट किए शिप्स को लेकर, जैसे कि एक लाइफ बोट रेगुलेशन बनाई गई, जैसे कि जितने जहाज हैं उन पे सफिशिएंट लाइफ बोट्स होनी चाहिए हर पैसेंजर के लिए। टाइटैनिक की ये जो रैकेज थी, जब टाइटैनिक जहाज डूबा तो इस जहाज को ढूंढने के लिए 70 साल से ज्यादा का टाइम लगा। सितंबर 1985 में एक अमेरिकन ओशन एक्सप्लोरर रॉबर्ट बैलेट और एक फ्रेंच ओशियानोग्राफर इन्होंने जाकर टाइटैनिक को समुद्र के नीचे जाकर ढूंढा। समुद्र के नीचे 3.8 किलोमीटर जाके टाइटैनिक की रैकेज पाई गई। 2 अलग अलग टुकड़े मिले इस शिप के। ये दोनों टुकड़े एक दूसरे से 600 मीटर दूर थे। आज के दिन इतने सालों के बाद ये जो टाइटैनिक शिप समुद्र के अंदर गिरी पड़ी है, इसको इन्वायरमेंट ने आहिस्ता आहिस्ता इरोड कर दिया। एक्चुअल शिप ऐसी दिखती थी और आज के दिन इस शिप का सिर्फ इतना ही हिस्सा बचा है। रिपोर्ट किया गया है कि बैक्टीरिया और अलग अलग ऑर्गेनिजम्स इस शिप के मेटल को खा रहे हैं और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये शिप 2030 तक पानी के अंदर से बिल्कुल गायब हो जाएगी। लेकिन 110 साल के बाद भी टाइटैनिक को लेके लोगों के दिमागों में फैसिनेशन आज भी जारी है। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और नीचे कमेंट्स में लाजमी बताना कि वीडियो कैसी लगी। ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज।